नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की पड़ताल में हूं नगमा। इन दिनों हिंदी के मनोरंजन उद्योग का हिस्सा बनी हैं दो ऐसी फिल्में, एक सीरीज़ और एक फिल्म, एक इमरजेंसी पे और एक IC 814 की हाईजैकिंग पे। तो ये दोनों ही चर्चा में हैं। इमरजेंसी पर कंगना रनौत ने एक फिल्म बनाई है जो चर्चा में है, और नेटफ्लिक्स पे कांधार विमान अपहरण कांड यानी IC 814 की जो हाईजैकिंग हुई थी उसे लेकर एक सीरीज़ आई है। लेकिन ये दोनों कोशिशें विवादों के घेरे में हैं। कंगना रनौत ने इमरजेंसी फिल्म बनाई भी है और इसमें उन्होंने इंदिरा गांधी की भूमिका अदा भी की है। कंगना की फिल्म इमरजेंसी 6 सितंबर को रिलीज़ होनी थी, लेकिन फिल्म की रिलीज़ की तारीख टालनी पड़ी है क्योंकि इस फिल्म को अभी तक सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिला है। कई सिख संगठन फिल्म के खिलाफ अदालत में पहुंचे हैं और उन्हें ये अंदेशा है कि ये फिल्म सिखों की छवि खराब न कर रही हो। कंगना भी इस मामले में कोर्ट जाने की बात कर रही हैं। सर ने जो है मेरी फिल्म क्लियर कर दी थी, मात्र 3-4 दिन पहले इस पे बैन लगा देना और किसी तरह की बात ना करना। लेट मी टेल यू कि मैंने बहुत सारे ग्रुप्स को जो है स्क्रीनिंग पे इनवाइट किया है। बहुत सारे ग्रुप्स को जो है मैंने ये भी कहा है कि अगर उनको किसी तरह की आपत्ति हो तो हम डेफिनेटली उस चीज़ को कंसीडर करेंगे, उस पे जो है अपना पक्ष जो है वो रखेंगे, और चाहे डॉक्यूमेंटेशन हो, चाहे कहाँ से हमने वो, उसका आधार क्या है, वो चीज़ को प्रोवाइड कराएंगे, या अगर वो बेसलेस हुआ तो उसको डेफिनेटली निकालेंगे। हमारे साथ एक भी कोई डिबेट नहीं हुई है। तो कंगना रनौत की फिल्म अटक गई है, उनका कहना है कि इस पर कोई बातचीत नहीं हुई है। उधर नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज़ आई है, वेब सीरीज़ IC 814, और इसकी काफ़ी तारीफ़ भी है, लेकिन दूसरी तरफ ही कुछ लोगों को इसे लेकर आपत्ति है इसमें इस्तेमाल किए गए आतंकियों के नामों पे, और ये सवालों से घिरी है। 1999 के आखिरी हफ्ते में काठमांडू से दिल्ली आ रहे एयर इंडिया के विमान IC 814 के अपहरण से जुड़ी इस घटना पर ये वेब सीरीज़ बनी है, और इसमें तथ्यों के प्रदर्शन पर सवाल उठ रहे हैं। जो मेन मुद्दा है जिस पर है टकराव वो है नामों को लेकर, यानी कि इसमें जो हाईजैकिंग जिन्होंने की थी, जो आतंकी हैं, उनके जो नाम इस्तेमाल किए गए हैं उस पर आलोचक सवाल उठा रहे हैं कि उनके असली नाम इसमें क्यों नहीं दिखाए गए हैं। सरकार ने निर्देशक अनुभव सिन्हा को नोटिस भी जारी किया है। नेटफ्लिक्स इंडिया की हेड को भी सरकार ने समन किया है। 3 सितंबर को अनुभव सिन्हा को जवाब देना है, यानी कि कल। उसकी शिकायत है कि सीरीज़ में आतंकियों के असली नाम नहीं बताए गए। जो हाईजैकिंग के दौरान जिन नामों को वो इस्तेमाल कर रहे थे उन्हीं नामों को दिखाया गया है। अपहरण के दौरान उनके कोड नेम जो थे उनका इस्तेमाल हुआ है। आलोचकों का मानना है कि आतंकियों के वास्तविक नाम इस्तेमाल किए जाने चाहिए थे, लेकिन क्या फिल्म कला के लिहाज से ये तर्क सही है? वेब सीरीज़ के समर्थन में जो लोग हैं वो पूछ रहे हैं कि अगर विमान अपहरण के दृश्य में आतंकी कोड नेम का ही इस्तेमाल कर रहे थे तो उन्हें उनके वास्तविक नाम से पुकारा जाना क्यों ज़रूरी है? वैसे इस फिल्म ने याद दिलाया है कि एक दौर में 1999 में एक हफ्ते तक 150 से ज़्यादा लोग अमानवीय स्थितियों में एक विमान के अंदर आतंकियों के निशाने पर रहे थे। 24 दिसंबर 1999 की बात है जब काठमांडू से दिल्ली आ रहे विमान IC 814 को हाईजैक कर लिया गया था। आतंकी इसे काबुल ले जाना चाहते थे, लेकिन विमान में ईंधन कम था। विमान को पहले अमृतसर उतारा गया जहां उसमें ईंधन भरा गया। इसके बाद इसे कांधार में उतारा गया। विमान में क्रू के अलावा 154 मुसाफिर थे जो अगले 8 दिनों तक बंधक बने रहे। अपहर्ताओं ने 3 आतंकियों मसूद अजहर, उमर शेख और मुश्ताक अहमद जरगर की रिहाई की मांग रखी थी। रिहाई के बाद उनकी रिहाई, यानी कि इन आतंकियों की रिहाई के बाद विमान को छोड़ा गया था। ये भारत सरकार के लिए बहुत ही असमंजस की स्थिति थी क्योंकि रक्षा मंत्री जसवंत सिंह अपने साथ आतंकियों को छोड़ने कांधार तक गए थे। अब इस फिल्म पर उठ रहे सवाल के बाद राजनीति भी तेज़ हो गई है। इस पर उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया है कि ये देखना दिलचस्प है कि जो लोग कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्मों को गॉस्पेल ट्रूथ की तरह देख रहे थे वो नेटफ्लिक्स पर IC 814 की घटनाओं को देखकर बेकाबू हो रहे हैं। अब अचानक उन्हें स्क्रिप्ट में सारी सूक्ष्मता और सटीकता चाहिए। तो IC 814 में आतंकियों के असली नाम पर क्यों मचा हुआ है हंगामा? सवाल ये भी है कि किसी फिल्म या वेब सीरीज से हम क्या उम्मीद करते हैं, किस हद तक कलात्मक आज़ादी ली जा सकती है, क्योंकि अब सेंसर बोर्ड के अलावा पूरी सोशल मीडिया पर सेंसर बोर्ड की तरह ही नज़र रखे हुए लोग भी हैं। क्या इस तरह की नोटिस या सेंसर कला की आज़ादी पर रोक नहीं लगाते हैं?
कितनी छूट ले सकते हैं फिल्मकार, इन सब पर हम एक एक करके बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ में इस वक्त हमारे तमाम सहयोगी जुड़ रहे हैं। प्रशांत सिसोदिया हैं और नीता शर्मा हैं हमारे साथ। प्रशांत, आपके पास सबसे पहले आऊं कि ये दो बहुत चर्चित, एक तो सीरीज़ है, एक फिल्म है, और दोनों ही इस समय विवादों के घेरे में है। इन दोनों को लेकर एक एक करके कंगना रनौत की फिल्म में समस्या क्या है, किस तरह की आपत्तियां सामने आ रही हैं। कंगना रनौत का कहना है कि उनसे किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई, कोई डिस्कशन नहीं है और उनकी फिल्म जो है वो अटक गई है। प्रशांत सिसोदिया इस समय हमारे साथ नहीं है, दोबारा कोशिश करेंगे उनसे बात करने के लिए। मेरे साथ इस समय मेरी सहयोगी नीता शर्मा जुड़ी हुई हैं। नीता, ये IC-814 की हाईजैकिंग आपने उस दौरान कवर किया था और ये उस दौर की बात है जब हम तमाम लोगों ने शुरुआत नई रिपोर्टिंग शुरू की थी। तो ये आपका जो तजुर्बा था इसे कवर करने का, आपने इसको बड़े करीब से देखा है, उसको ज़रा आप एक बार याद करना चाहेंगी। अब जब ये सीरीज़ आई है तो क्या कुछ याद है आपको इसका? बिल्कुल नगमा, मैंने इसका जो लीगल एंगल है वो बहुत करीबी से कवर किया था। जिन तीनों आतंकियों का आप नाम ले रही हैं उसमें से जो दो थे वो कोट बलवल जेल में बंद थे और एक इनफैक्ट जो है जिसको लटरम कहते हैं वो यहाँ पे डाउनटाउन श्रीनगर का ही रहने वाला है। वो यहाँ पे कोट बलवल जेल में काफ़ी साल से बंद थे। उनको यहाँ से निकाल कर एक स्पेशल एयरक्राफ्ट में बिठाकर दिल्ली ले जाया गया था। और जो तीसरा था ओमर सईद, जिसके ऊपर भी केस था वो चल रहा था, दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में तीनों को पेश किया गया था जहां से उनकी रिहाई के ऑर्डर्स लिए गए थे। मैं बिल्कुल एक कब रिपोर्टर थी 1999 में, तो मैंने ये सारा जो लीगल एस्पेक्ट था कि इन लोगों को कैसे छुड़ाया गया, तब हम लोग देखते थे कि बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर्स हैं जिनके हम नाम भी नहीं जानते थे, वो वहां पर पटियाला हाउस कोर्ट्स में आते थे और जल्दी जल्दी उनकी जो है रिहाई के कागज, क्योंकि एवरीथिंग जो है वो लीगली ही किया गया था भारत में। इन दो लोगों को मसूद अजहर को और साथ में लटरम को यहाँ से स्पेशल विमान में ले जाया गया था। इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि लटरम जो है, जो मैं बता रही हूँ कि डाउनटाउन में रहता था, अभी भी उसका परिवार वहाँ पे रहता है, वो एक वर्कर बनकर यहाँ पर, जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था तो वर्कर बनकर रह रहा था। तब वो ज़माना था नगमा, जब मैं ऑफिसर से बात कर रही थी आज, तो उनका ये कहना था तब वो ज़माना था, तब ना फ़ोन था ना कोई पिक्चर्स अवेलेबल थी, ह्यूमन इंटेलिजेंस पे लोग काम किया करते थे। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस के ज़रिए पता चला था कि ये जो लेबरर्स का ग्रुप है वहाँ पर लटरम जो है वो मौजूद है, तब उसको वहाँ पर पकड़ा गया था। उसका जो बहुत खौफ था डाउनटाउन एरिया में, खास करके जामा मस्जिद के इलाके में। बाकी जो दो मौलाना मसूद अजहर जो हैं वो भी कोट बलवल जेल में थे और ओमर सईद जो है वो तिहाड़ जेल में थे। इसके अलावा लीगल एस्पेक्ट के अलावा, क्योंकि आप कब रिपोर्टर होते हो, तो जहां पर जब ये विमान जब हाईजैक किया गया था, जब इसकी खबर आई थी, सबसे पहले रूपिन कटियाल को जो है उसको कत्ल किया गया था। तो जब उसकी यहाँ पर खबर आई थी, जब उसकी डेड बॉडी यहाँ पर आई थी, तब मैं वहाँ पर मौजूद थी जब उनकी बॉडी यहाँ पर उनके परिवार वालों ने रिकवर की थी। यही नहीं, जब 31 दिसंबर 2000 की मिलेनियम की रात थी, वो मेरा फर्स्ट बिग असाइनमेंट था। हम लोग रात भर खड़े रहे थे क्योंकि रचना कटियाल जो है वो वापस आई थी और वो गाड़ी से निकलने से मना कर रही थी, कह रही थी कि जब तक रूपिन नहीं आएगा तो मैं बाहर नहीं निकलूंगी। तो जो एक ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ स्टोरीज था वो भी हम लोगों ने कवर किया था। फिर हमने थ्रू द ईयर्स, क्योंकि मैं कोर्ट कवर करती रही थी, तब मैं प्रिंट में थी तो मैं कोर्ट्स कवर करती थी, तो थ्रू 2-3 साल ये मामले जब कोर्ट में चल रहे थे, इसके अलावा फिर इन लोगों के नाम, बड़े बड़े नाम, जब मौलाना मसूद अजहर के नाम बाकी आतंकी केसेस में भी आए तो वो भी हम लोगों ने कवर किए। तो एक शुरू से हम लोगों ने, स्पेशली मैंने इस केस को फॉलो किया था 1999 से। नगमा? बिल्कुल, आप देखिएगा ये सीरीज़ और तब देखेंगे कि इसमें कितनी फैक्चुअली चीज़ें जो हैं वो सही हैं या नहीं हैं। अभी तो इसके नाम को लेकर एक हंगामा मचा हुआ है और एक कंट्रोवर्सी है। प्रशांत सिसोदिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, एक तो IC-814 में जो आतंकियों के नामों का इस्तेमाल किया गया है, वो नाम क्यों नहीं, उनके जो कोड नेम है वो क्यों दिखाए गए, इसे लेकर एक हंगामा, और एक तरफ कंगना रनौत की फिल्म जो है वो इस समय विवादों में है। ये दोनों विवाद को लेकर आपके पास क्या क्या जानकारी? पहले हम IC-814 के बारे में बात कर लेते हैं। ये सीरीज मैंने देखी है और इस सीरीज में ऐसा नहीं कि खाली इसको उन्होंने पिक्चराइज करके एक सीरीज के तौर पर दिखाया है। इसमें बाकायदा जो उस वक्त हुआ था
उनके विजुअल्स, उनके शॉट्स, जिसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट्री और फीचर का मिक्सचर है ये, डॉक्यू ड्रामा नहीं बोलूंगा मैं इसको, लेकिन वो जो डॉक्यूमेंट्री के विजुअल्स हैं, डॉक्यूमेंट्री कह रहा हूँ, वो जो उस वक्त विजुअल न्यूज चैनल से लिए गए होंगे शायद, उनको भी इसमें डाला गया है। वहां जाने का जो अभी आप एक शॉट हम स्क्रीन पर देख रहे थे, वो भी शॉट हमने उसमें देखे हैं। जहां तक नामों की बात है, तो नामों का क्या है कि ये उसमें साफ हो जाता है जब उसमें सीरीज के अंदर ये बात होती है, किसी ने, एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को बोलता है कि अरे अमजद, या कोई नाम एक लेता है, तो कहता है आपको कितनी बार बोला है कि आप असली नाम मत लीजिए। उसके बाद जब दोबारा एक जगह मनोज पावा का कैरेक्टर है, जब वो कांधार से बात कर रहे होते हैं, नेगोशिएट कर रहे होते हैं हाईजैकर्स के साथ, तो वो पूछते हैं एक हाईजैकर से कि तो साहब बताइए, मैं अभी कौन बोल रहे हैं आप उधर से, मैं क्या कहकर बोला हूं? तो बोले आप मुझे चीफ कह सकते हैं। तो मनोज पावा का एक जो जवाब होता है वो होता है, अरे इब्राहिम साहब, हमें मालूम है कि आप कौन है। तो वो इशारों में ये बताया गया है कि इनके ये कोड नेम्स हैं, लेकिन कहीं बाद में डॉक्यूमेंट्री में, सॉरी वेब सीरीज में बाद में ऐसा नहीं कहा गया कि ये था शंकर और भोला। इसमें वेब सीरीज में ये साफ कर दिया गया है कि ये कोड नेम्स हैं उनके, और ये असली नाम नहीं है। तो जो असली नाम है वो बताए गए हैं या नहीं बताए गए हैं? मयंक शेखर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, ये जो पूरा हंगामा है वो नाम को लेकर ही है कि क्यों नहीं उनके असली नाम बताए गए, उनकी आइडेंटिटी, आरोप है कि अनुभव सिन्हा ने जानबूझकर उनकी आइडेंटिटी छुपाई है और सिर्फ कोड नेम जाहिर के हैं। तो आपको ये जो ऑब्जेक्शंस हैं, जो एक खेमे से ये ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, उसमें उसको लेकर क्या आपकी राय है? नहीं, मैं प्रशांत से बिल्कुल सहमत हूँ। ये जो टेररिस्ट जो हैं फ्लाइट पर जो हैं, वो उनको जो दिखाया गया है वो पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो पैसेंजर्स का है, और जो एक दूसरे से वो जो बात कर रहे हैं वो वही कोड नेम इस्तेमाल कर रहे हैं जो उन्होंने अपने आप को दिया था उस पर्टिकुलर टेररिस्ट ऑपरेशन के लिए। एंड एक मोमेंट भी है जहाँ पे जो चीफ नेगोशिएटर है, दैट इज पावा साहब, जो उनके साथ बात कर रहे होते हैं, मनोज पावा का जो कैरेक्टर जो है वो उनको कहता है, बाकायदा कहता है कि आप इब्राहिम हो। एंड ये भी क्लियर है पूरी थ्रू आउट, जिसने भी ये शो देखा होगा उनको ऑब्वियसली एक क्लियर है कि क्या इनके जो लिंकेजेस हैं इन टेररिस्ट के, क्या ये इनके लिंकेजेस आईएसआई के साथ हैं? बिल्कुल हैं। आईएसआई यानी कि पाकिस्तान के साथ हैं? बिल्कुल हैं। क्या ये जिहादी टेररिस्ट हैं जिन्होंने हाईजैक किया इन प्लेन्स को? बिल्कुल क्लियर है। तो फिर एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, ये मुझे आजकल अभी तक समझ में आया नहीं। कहीं असली नाम भी इस्तेमाल किए गए हैं कि नहीं, आखिर तक में कोई क्लैरिफिकेशन है, या आप ये जो पूरा की पूरी आपत्ति है वो आपको बेजा लगती है? नहीं, जैसे मैंने कहा कि ये जो 5 लोग हैं, जब ये दिखते हैं इस सीरीज में, वो प्लेन के अंदर ही दिखते हैं, और प्लेन के अंदर वो कोड नेम ऑब्वियसली इस्तेमाल करते हैं। और ये जो पर्टिकुलर सीरीज है, ये पॉइंट ऑफ व्यू प्लेन के अंदर का है। तो ये इसके बाहर इनकी कोई बैक स्टोरी हमने देखी नहीं है कि कहीं इनका नाम बदला गया हो। क्या जो इनके कोड नेम्स थे, चाहे वो चीफ हो या डॉक्टर हो या बर्गर हो या भोला हो या शंकर हो, क्या इन्होंने ये एलायसेस इस्तेमाल किए थे प्लेन के अंदर? बिल्कुल किए थे। तो फिर वो भी फैक्चुअली इनकरेक्ट नहीं है। सो आजकल कोई भी कंटेंट आता है तो मैं ये सोचता हूँ कि इसमें बिना बात का किस तरह बतंगड़ होगा, और मैं सोच रहा था कि इसमें क्या होगा, और कुछ ना कुछ इन्होंने निकाला है, बट एक्चुअली फैक्चुअली इसमें कुछ गलत नहीं दिखाया गया। तो कहीं आपको ये लगता है, क्योंकि एक बात ये भी उठ रही है कि अब ये जो फिल्म मेकर हैं उनकी प्रेरोगेटिव भी है, उनकी एक क्रिएटिव फ्रीडम भी है कि वो क्या दिखाएं क्या ना दिखाएं, कहीं कोई क्रिएटिव फ्रीडम ली गई है, या आपको लगता है कि ये बिल्कुल ही बेबुनियाद है ये जो पूरा का पूरा क्रिटिसिज्म है? नहीं, क्रिएटिव फ्रीडम आप तब ले सकते हैं जब आप फैक्ट्स के साथ खेलते हैं। जैसा कि प्रशांत ने कहा, इस पूरी सीरीज में एक्चुअल फुटेज का भी इस्तेमाल किया गया है, और जो भी बातें कही गई हैं उस पर फैक्ट चेक नहीं किया जा सकता, प्योरली बिकॉज वो भी एक किताब पर ही बेस्ड है, जो कैप्टन जो थे देवी शरण, जो वो उस प्लेन को चला रहे थे IC-814, उनकी किताब पर बेस्ड है। तो क्रिएटिव लिबर्टी की भी बात नहीं है, जबकि एक्चुअली कभी न ऐसे सिचुएशंस में क्रिएटिव लाइसेंस लिए जाते हैं, बट वो प्लेन के जो अंदर जो सीक्वेंसेस हैं मुझे लगता है वहां पे नहीं होंगे, ज्यादा होंगे ब्यूरोक्रेटिक जो बातें हो रही हैं उसमें, क्योंकि वहां पे आपको ड्रामेटाइज करना जरूरी होता है कि सारे लोग एक ही कमरे में होंगे और यही बातें की होंगी। ये कहना थोड़ा मुश्किल है, पर वहां पे शायद थोड़ी क्रिएटिव लाइसेंस ली गई होगी। पर ये जो है यहाँ जो प्लेन के अंदर चल रहा है, आई थिंक जो दिखाया गया है वो किताब पर बेस्ड है, और एग्जैक्टली इसी तरह हुआ ही होगा। जी, मैं वापस आऊँगी प्रशांत आपके पास। नीता भी हमारे साथ अभी जुड़ी हुई है। नीता, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर
एक आपत्ति जाहिर की है और नेटफ्लिक्स की इंडिया हेड को समन किया गया है। अनुभव सिन्हा को भी इस पर जवाब देना है। ट्विटर पे, सोशल मीडिया पर इसे लेकर काफ़ी सारी आलोचनाएं आई हैं कि जानबूझकर आइडेंटिटी को छुपाया गया है। हमने ट्वीट्स देखे, अमित मालवीय के ट्वीट देखे, उन्होंने ही शुरुआत की और उसके बाद एक इस पे राजनीति भी शुरू हो गई है। अब अलग अलग ग्रुप से अलग अलग तरह के ट्वीट्स आ रहे हैं। क्या आपको इस बात की जानकारी है कि क्या समस्या है और किस बात के लिए एग्जैक्टली समन किया गया है नेटफ्लिक्स इंडिया की हेड को, या अनुभव सिन्हा को इस बारे में क्या जवाब देना है? फैक्ट्स चेकिंग के लिए ही जो है नगमा पूछा गया होगा आने के लिए। एक जो कि आपने किस बुनियाद पर ये लिया है कि अगर ये जो बुक पे जैसे आधारित है देवी शरण की, तो वो बुक पर आपने रिलाई किया है, क्या आपने उसका डिस्क्लेमर दिया है या नहीं दिया है? बाकी रही जो ट्विटर पर होता है, सोशल मीडिया पर होता है, वो अक्सर जो है वो असलियत से बहुत परे होता है। और हमें यहाँ पर यह भी याद रखना चाहिए कि 2 राज्यों के जो हैं वो चुनाव हैं, बिल्कुल राउंड द कॉर्नर में ही है। जम्मू कश्मीर से जो IC 814 का रिश्ता है उसका मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जो 2 आतंकी थे जो यहाँ से छोड़े गए थे वो यहीं के थे। इनफैक्ट दोनों ही जेल में थे। इनफैक्ट एक का तो अभी भी घर है यहाँ पर डाउनटाउन एरिया में जामा मस्जिद के पास। तो एक जो सियासी होती है, वो जो सियासी बातें होती हैं उसके तहत बयानबाजी हो रही है, लेकिन फैक्ट चेकिंग के लिए उन्हें बुलाया गया होगा कि आपने क्या क्या डिस्क्लेमर्स दिए, आपने कहाँ कहाँ से रेफरेंसेस लिए हैं, आपने इस तरह के नाम क्यों लिए। तो एक फैक्ट चेकिंग के लिए उन्हें शायद जो सरकार ने समन किया होगा। जी नीता, आपने ये IC 814 हाईजैकिंग पूरी कवर की है और उसमें जो नाम इस्तेमाल किए गए हैं, ये भी बात जिन लोगों ने भी कवर किया वो ये बात बताते हैं कि उस दौरान में जो आतंकी हैं वो अक्सर कोड नेम से ही एक दूसरे को रेफर कर रहे थे। उस दौरान में भी जो असली नाम है वो इतने सामने नहीं आ रहे थे, बल्कि जो कोड नेम है। तो आपको भी ये बात पता होगी कि इसमें कुछ फैक्चुअली गलत है क्या? फैक्चुअली जो है वो सरकार का एक नियम होता है, वो एक प्रोसेस से जाती है। बेशक से ये नाम वही नाम होंगे, क्योंकि ये MEA की साइट पे भी लिखा हुआ है कि जो अगर आप पुराने रिकॉर्ड्स देखें तो वहाँ पे पता चल जाएगा कि कौन सा आतंकी दूसरे को किस नाम से बुलाता था। कई इसमें RNW के जो चीफ्स रहे हैं उन्होंने भी इसके मुतालिक जो है जिक्र किया है अपनी किताबों में, उन्होंने भी इन सभी नामों का जो है वो जिक्र किया है। लेकिन क्योंकि अभी सियासी मौसम है, सियासी हवा चल रही है, 2 जो राज्य हैं उनमें चुनाव है, तो ऐसे में ये कंट्रोवर्सी जो है वो हवा उसको दी जा रही है। लेकिन एक फैक्ट चेकिंग का जो प्रोसेस होता है सरकार का, उसके तहत ही उन लोगों को बुलाया गया होगा। नगमा जी शुक्रिया नीता। प्रशांत हमारे साथ भी जुड़े हैं, प्रशांत और मयांक शेखर। प्रशांत, एक तो बात हो गई IC 814 और उसमें इस्तेमाल किए गए नामों की, जिसे लेकर हंगामा है। कंगना रनौत की फिल्म में क्या समस्या है? देखिए, कंगना रनौत की फिल्म में जितने भी सिख समुदाय के या कुछ संगठन हैं जिन्होंने ये विरोध जताया है इस फिल्म का, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि जो सिख हैं उनको गलत लाइट में पेश किया जा रहा है, तो वो उसका असर ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले लोग में, जैसा कि इस सीरीज के साथ हो रहा था, कि जो लोग हैं वो बाद में सोचेंगे कि ये सारे हिंदू नेम्स थे या जो हाईजैकर्स थे वो हिंदूज थे। ऐसा ही वो लोग सोच रहे हैं कि इसमें भी ऐसा होगा कि जब इमरजेंसी देखेंगे लोग तो उनको लगेगा कि सिखों की जो छवि है वो ऐसी ही है, या वो हमेशा इस तरह की चीज़ें करते हैं जिस तरह की आज जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का जो सीन है उसमें, उसको लेकर प्रॉब्लम्स हैं। तो इसके चलते संगठन है वो उठ खड़े हुए और उन्होंने याचिका दायर की मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, और अब आज सुनवाई थी और आज सुनवाई के बाद अभी फिर से कल की डेट है, कल फिर से सुनवाई होगी। तो मुश्किल यही है कि ऑलरेडी कंगना के लिए मुश्किल ये है कि ऑलरेडी इतने सारे कट्स वो पहले भी जो सेंसर बोर्ड है उन्होंने मांगे होंगे और उन्होंने कट किया होगा। लेकिन एक फिल्म की लेंथ होती है, फिल्म की कहानी होती है, और उसके अलावा अगर फिल्म में से आप एक भी सीन काटते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप वापस उन 2 सीनों को जोड़ सकें। आपको पूरी फिल्म वापस से ऑडियो से लेके सब कुछ, बैकग्राउंड तक सब कुछ वापस से ठीक करना पड़ता है। तो लंबा प्रोसेस है। आखिरी सवाल मयांक शेखर आपसे, इस तरह की जब भी एक कंट्रोवर्सी होती है, इससे फिल्म को कितना फ़ायदा होता है, और दूसरे की या ये कितनी बड़ी एक परेशानी है फिल्म मेकर्स के लिए, क्योंकि कोई भी फिल्म बनती है और उसमें कोई ना कोई तरह का अगर विवाद खड़ा हो जाता है, क्या असर पड़ता है फिल्म पे, जैसे ये कंगना रनौत की फिल्म है? नहीं, अगर हम इमरजेंसी की बात करें तो इसकी रिलीज डेट तय हो चुकी थी, ये इस फ्राइडे को आने वाली थी।
अब रिलीज डेट तय नहीं हुई है और सेंसर बोर्ड पे ये फिल्म फंसी हुई है, तो ऑब्वियसली नुकसान ही होगा। जहाँ तक पब्लिसिटी के सवाल है, तो कंगना को पब्लिसिटी की फिल्म के थ्रू तो जरूरत नहीं है, वो खुद एक प्रमोट कर सकती हैं अपनी फिल्म को। बाकायदा एक खुद एक पॉलिटिशियन है, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और वो खुद कह रही हैं कि इनकी फिल्म जो इमरजेंसी है उस पर ही इमरजेंसी लगाया जा रहा है। वो खुद ही एक क्रिएटिव कम्युनिटी की हिस्सा है। सो दैट सेज अ लॉट कि हर बात पे, हर ऑब्जेक्शन को सबसे उसको ऊपर रखना और क्रिएटिव फ्रीडम को नीचे रखना, ये किसी भी समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। एंड और ये खुद जो एक मेंबर पार्लियामेंट कह रही है, तो हमें जरूर सुनना चाहिए। बट ऑफ कोर्स हैविंग सेड दैट, मैंने फिल्म देखी नहीं है, तो एग्जैक्टली क्या ऑब्जेक्शंस हैं, और जो लगा रहे हैं ऑब्जेक्शन, उन्होंने खुद ये फिल्म देखी है कि नहीं, ये हमें नहीं पता। आई हैव अ फीलिंग कि नहीं देखी होगी। बट जो फैक्ट्स है कि इंदिरा गांधी हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनका असैसिनेशन हुआ, ये तो नोन फैक्ट है। अगर दिखाया तो उसमें क्या गलत दिखाया है? बिल्कुल। अब फिल्म जो है वो देखी है कि नहीं देखी है उन लोगों ने जिन्होंने आपत्ति इस पर दर्ज की है, ये एक सवाल है, और कितना क्रिएटिव फ्रीडम ले सकते हैं। धन्यवाद आपका मयंक शेखर, प्रशांत सिसोदिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक ले रहे हैं इस वक्त। हम आगे देखेंगे कुछ उन लोगों की कहानी जो उस अभिशप्त विमान IC-814 में मौजूद थे, जिन्होंने वो आतंक झेला। 24 दिसंबर 1999 जिस दिन IC-814 की हाईजैकिंग हुई, वो दिन सिहरन पैदा करने वाला है। काठमांडू से दिल्ली आ रहे विमान का अपहरण हुआ, लेकिन उसके बाद एक हफ्ते तक उस विमान में बैठे पायलट और मुसाफिरों के लिए कैसे बीती है, देखिए ये पुरानी बातचीत। चार 40 पे जब हम क्रूज कर रहे थे 26,000 फुट पे, उस टाइम एक आदमी जो कि उसने मैरून कलर की मंकी कैप पहनी हुई थी और हाथ में एक रिवॉल्वर और एक हैंड ग्रेनेड लेके उसने एंटर किया कॉकपिट में। हुआ क्या था कि मेरा एक फ्लाइट पर्सन चाय सर्व करके वापस जा रहा था, तो दरवाज़ा उस टाइम खुला हुआ था, तो इमीडिएटली वो एंटर कर गया। एंटर करने के बाद उसने सबसे पहले बोला कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। हमने उससे पूछा कि आपको क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट। उसने बोला कि आप जहाज़ को वेस्ट में ले जाइए। जैसे ही खाने के प्लेट्स वर टेकन अवे, एक आदमी उठा और इसका नाम, ये अपने आप को बाद में पता लगा, इसका नाम शंकर बोलते थे इसको। पूरा मंकी कैप में थे, और मैंने ये भी देखा कि जो मेरे साथ जो डॉक्टर बैठा था मेरे साथ में एयरपोर्ट में, वो भी इमीडिएटली आगे भागा। और शंकर उठा और इमीडिएटली बोला, ऐसे बंदूक पकड़ के बोला, दिस इज़ अ हाईजैक, दिस इज़ अ हाईजैक। अंग्रेज़ी में बोला वो। ये दो जने अंदर थे उस टाइम, बर्गर और चीफ हाईजैकर। तो इससे बात हो रही थी, तो उनकी बातों से पता लगा कि इनको फ्लाइंग के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने बोला कि आप इनको लाहौर ले चलो जहाज़ को, तो मैंने बोला ये लाहौर नहीं जा सकता क्योंकि इसमें फ्यूल नहीं है। तब इन्होंने बोला कि आप जब